हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास लॉ का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। पिछली क्लास से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फिनिश कर लिया था, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये वर्ड हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, याद है। अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस प्लस कर दें तो क्या बन रहा था? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन रहा था? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस क्या? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनता था? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम आज देखेंगे ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो क्या है? कंसिडरेशन का चैप्टर आ जाएगा। तो मतलब हम ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक चीज़ों पे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो आओ, अब ऑफर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, ऑफर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ऑफर को एक और नाम से बोलता है, वो है प्रपोजल। ये वो प्रपोजल नहीं है जो तुम्हें आता है, डिस्कस किया था मैं, कि आता है ना कि विल यू बी माई GF, विल यू बी माई BF, ये वाला ऑफर नहीं है। तो प्रपोजल का मतलब यहाँ पे लॉ क्या कहता है। अगर मैं तुमसे ऐसे देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हो तुम और ये है तुम्हारा एक दोस्त। तुमने अपने दोस्त से क्या कहा? विल यू बाय माई कार फॉर 5 lakhs। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या तुमने एक ऑफर किया है? तुमने यहाँ पे एक ऑफर किया है। अब एक चीज ऑफर बनेगी ये, या एक चीज ऑफर है, ये कैसे डिसाइड होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एक ऑफर होने के लिए 2 चीजें होनी जरूरी हैं। पहला, आप दूसरे बंदे से उसकी कंसेंट मांग रहे हो, आप उससे उसकी इच्छा पूछ रहे हो, तो आप उनसे असेंट मांग रहे हो उनकी। और दूसरी चीज, आप जब ऑफर कर रहे हो तो आप कुछ या तो करोगे या फिर कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आप जो ऑफर कर रहे हो उस ऑफर में या तो कुछ कह रहे हो मैं कुछ करूंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा, और सामने वाले दूसरे बंदे से उसकी कंसेंट या उसकी असेंट मांग रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? ये एक वैलिड ऑफर है। तो विल यू से तुमने क्या किया? उसकी असेंट मांग ली। और दूसरी चीज क्या करी? बाय माई कार फॉर 5 लाख। तो तुम क्या करोगे? कुछ करोगे। क्या? अपनी गाड़ी दोगे, बदले में उससे पैसे लोगे। तो ये हम क्या कहेंगे? एक ऑफर है, ठीक है। तो देखो, ऑफर की डेफिनेशन लॉ क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजेस द टर्म प्रपोजल इंस्टेड ऑफ ऑफर। हाउएवर द वर्ड्स प्रपोजल एंड ऑफर आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची, एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सेक्शन 2 क्लॉज A of the Indian Contract Act defines a proposal as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल करते हैं। When one person signifies, एक इंसान दूसरे को सिग्निफाई करता है क्या? उसकी इच्छा, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने से रुकेगा। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, इस व्यू से कि वो उसकी इच्छा पूछे, टू सच एक्ट और एब्सटेंस, जो काम करवाना चाह रहा है उस काम की तरफ उसकी इच्छा पूछना चाह रहा है वो। तो द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल हैज 2 एलिमेंट्स। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन और declaration of the willingness to do or abstain from doing something.
दिस declaration is made with a view to obtain the assent of the other person to such act or abstinence. ठीक, अच्छा यहां पे देखो, ये हो तुम, ये है तुम्हारा फ्रेंड। तुमने अपने दोस्त से कहा आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख। बताओ वैलिड ऑफर है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं? पूछ नहीं रहे, उसको बता रहे। बिल्कुल, आपने उससे उसकी असेंट नहीं ली, आपने सिर्फ उसको बताया है कि भाई मेरे मुझे ये करना है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, अच्छा तो आप ऑफर कर सकते हो तो कुछ करने का या कुछ ना करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता होगा कि शाहरुख खान बिग बास्केट का ऐड करता है, देखा तुमने? तो ये है बिग बास्केट और ये है SRK फोन। ये है बिग बास्केट और ये है हमारा SRK। ठीक है, बिग बास्केट ने शाहरुख खान से क्या कहा? विल यू एडवर्टाइज आर प्रोडक्ट आर कंपनी फॉर सच एंड सच अमाउंट। ठीक है, इसने कह दिया यस आई विल। तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर क्या तुमने SRK को ग्रोफर्स का ऐड करते हुए देखा है? ग्रोफर्स मतलब जो ब्लिंकिट हो गया है, क्या उसका ऐड करते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने किसी और बिग बाजार का या किसी और का ऐड करते हुए देखा उसको? नहीं। सिमिलर इंडस्ट्री में किसी और का ऐड करते हुए देखा है? नहीं। तो क्यों नहीं करता वो? क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि वो किसी और को प्रमोट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो मतलब जो एक सिमिलर है उसको उसका नहीं कर सकते। तो जो सिमिलर का नहीं कर सकते उसके लिए उन्होंने उससे अलग कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि आप हमारा ऐड करो, इस बात के पैसे लो। फिर आप किसी और का ऐड नहीं करोगे, इसके लिए भी उन्होंने अलग कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उन्होंने क्या होगा? विल यू नॉट एडवर्टाइज एनी अदर सिमिलर कंपनी फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पे क्या ये वैलिड ऑफर है? बताओ क्या ये वैलिड ऑफर है? पहली बात तो विल यू यानी कि असेंट पूछ रहा है। दूसरा, क्या करने के लिए? कुछ करने के लिए कह रहा है कि कुछ ना करने के लिए कह रहा है? कुछ ना करने के लिए कह रहा है। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बन सकता है, मतलब ये भी एक वैलिड ऑफर है। तो ऑफर या तो कुछ करने के लिए होगा या फिर कुछ ना करने के लिए होगा। ठीक है, अच्छा तो एक केस हुआ हार्वी वर्सेस फेसी। आओ मैं तुम्हारे सामने वो एग्जाम्पल को रख रहा हूं और तुम बताना कि क्या ठीक है। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है फुनसुक वांगडू। याद है कौन था? 3 इडियट्स में आमिर खान का रोल प्ले कर रहा था। ये आमिर खान जो रोल प्ले कर रहा था फुनसुक वांगडू। तो तुम्हें याद होगा फुनसुक वांगडू यानी कि आमिर खान को बोमन ईरानी ने एक पेन दिया था लास्ट में, एस्ट्रोनॉट का पेन था वो, जिससे आप स्पेस में भी लिख सकते हो, है ना? तो फुनसुक वांगडू के पास वो पेन है। ठीक है, तुम्हें वो पेन चाहिए। ठीक है, तो तुमने फुनसुक वांगडू को एक चिट्ठी लिखी। तुमने चिट्ठी में लिखा विल यू सेल द एस्ट्रोनॉट्स पेन। विल यू सेल द एस्ट्रोनॉट्स पेन, प्लीज सेंड मी योर लोवेस्ट कोटेशन।
ठीक है। तुमने कहा क्या तुम मुझे वो एस्ट्रोनॉट्स पेन बेचोगे, अपनी लोएस्ट प्राइस मुझे बताओ, लोएस्ट कोटेशन मतलब अपनी लोएस्ट प्राइस मुझे चिट्ठी लिख के बता दो, ठीक है। फुनसुक वांगडू ने तुम्हें जवाब दिया, तुमने कहा, उसने क्या कहा, ₹90 लाख, 90 लाख रुपए में मैं तुम्हें ये मतलब उसने ये लिख दिया कि 90 लाख रुपए, ठीक है। तुमने कहा ओके, आई विल गिव यू 90 लाख, आप मुझे पेन बेच दो, मैं आपको 90 लाख रुपए दूंगा, ये तुमने उसको जवाब में दे दिया, ठीक है। अब तुम गए कुछ दिन बाद फुनसुक वांगडू के पास, सूटकेस भरा हुआ पैसों का, 90 लाख रुपए लेके जा रहे हो। हाँ, छोटे मोटे आदमी नहीं हो तुम, फुनसुक वांगडू भी छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो तुमने गया और जाके से कहा ये लो 90 लाख रुपए और वो पेन दे दो मुझे। फुनसुक वांगडू मना कर देता है, मैं नहीं देता। तुमने कहा क्यों देता, उसने कहा मैं नहीं देता, मुझे नहीं देना। तुमने कहा अरे भाई तुमने बोला था 90 लाख रुपए, मैं लाया 90 लाख रुपए। कह रहा बोला होगा, अब नहीं बेचना मुझे, ठीक है। तो मुझे मतलब मुझे नहीं देना, तो तुमने जाके केस कर दिया, ठीक है। तो बताओ कौन जीतेगा, तुम या फुनसुक वांगडू? फुनसुक वांगडू। क्यों, आमिर खान है इसलिए? तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लिखा था 90 लाख रुपए, लिख के तो दिया है। अच्छा, कौन जीतेगा, फुनसुक वांगडू? क्यों, आमिर खान है, उसका पेन है ना। हाँ, फुनसुक वांगडू क्यों? अब नहीं बेचना चाहता। अच्छा, तुम जीत जाओगे, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया था। हाँ हाँ भाई, मैं नाम भूल गया, कार्तिक ना। हाँ, फुनसुक वांगडू क्यों? उसकी मर्जी। देखो ये केस जीतेगा फुनसुक वांगडू, और एक ही ने उसका आंसर पकड़ा है, कृतिका। उसने बोला विल यू सेल द एस्ट्रोनॉट्स पेन, प्लीज सेंड योर लोएस्ट कोटेशन। इसे जवाब में क्या लिखा है, लोएस्ट कोटेशन दे दी, क्या नहीं दिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। विल यू सेल द एस्ट्रोनॉट्स पेन, उसने जवाब लिखना चाहिए था येस आई विल, और फिर 90 लाख रुपए बताता। तो यहाँ पे इसने उसका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो प्रॉमिस नहीं बना, प्रॉमिस नहीं बना तो बाकी की चीज़ें अपने आप खत्म हो गई। तो यहाँ पे फुनसुक वांगडू हार जाएगा। तो जो मैंने तुम्हारा और फुनसुक वांगडू एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे डाल दो हार्वी, यहाँ डाल दो फेसी, बस। ये हुआ था एक्चुअल केस। तो हार्वी वर्सेस फेसी में यही हुआ था कि एक आदमी के पास पेन था, उसने पूछा दूसरे बंदे ने पूछा विल यू सेल द पेन, टेलीग्राफ योर लोएस्ट प्राइस। फेसी ने जवाब दिया लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड्स, बट उसने उसको जवाब नहीं दिया विल यू सेल योर पेन का, ठीक है। फिर बाद में उसने फेसी ने बेचने से मना कर दिया, हार्वी ने केस ठोका। केस ठोक के क्या पता चलता है कि भैया उसने तो उसका जवाब ही नहीं दिया था, तो के कभी प्रॉमिस ही नहीं बना। जब प्रॉमिस नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं तो टूटा कैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे हार्वी हार गया था, फेसी जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। तो ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। आप जो ऑफर कर रहे हो या तो वो बोल के करोगे एक्सप्रेस, या लिख के करोगे, या फिर बाय एक्शन। तो जैसे उसने पूछा था चिट्ठी लिख के, तुमने चिट्ठी पूछ के लिखा विल यू सेल योर एस्ट्रोनॉट्स पेन, तो हो गया एक एक्सप्रेस ऑफर लिख के, या बोल के भी कि भैया क्या आप अपना पेन बेचोगे, तो बोल दिया ना, एक्सप्रेस हो गया। एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मतलब जो बोल के नहीं किया जाता, बस आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर, आपके कंडक्ट से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम गए बस स्टॉप पे देखा एक बस के ऊपर लिखा था कि ये बस लेके जा रही है तुम्हें फॉर एग्जांपल मेरठ, ठीक है। तो तुमने देखा मेरठ जा रही है और इसमें लोग चढ़ रहे हैं, तो तुमने क्या देख लिया, अज्यूम कर लिया कि ये मेरठ ही जाएगी,
और तुम्हें मेरठ जाना था तो तुम क्या कर गए, बस में चढ़ गए। क्या बस वाले ने तुम्हें बोला था कि मेरठ जा रही है, क्या तुम जाओगे मेरठ? नहीं, बस अपने आप खड़ी है, ऊपर लगा है मेरठ और तुम चढ़ गए। तो ये क्या हुआ, बस वाले ने तुम्हें इम्प्लाइड ऑफर किया है कि जिसको भी मेरठ जाना है वो इस बस में चढ़ना चाहे तो चढ़ सकता है, हम मेरठ ले जाएंगे। तो वो हो गया एक इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट गए हो तुम लोग, रेस्टोरेंट में तुम देखोगा टेबल के ऊपर जो टेबल लगी हुई होती है वहाँ पे, उसके बीचों बीच एक पानी की बोतल रखी हुई होती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर है। आपने अगर वो बॉटल खोल के उसमें से पानी पी लिया, मिनरल वाटर की बॉटल, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर। ना उसने बोला ना तुमने कुछ बोला, चुपचाप खोल के पी ली, तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुआ और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। इसका मतलब यह है आप जो ऑफर कर रहे हो या तो वो कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए हो सकता है या फिर जनरल मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज को जॉब के लिए लोग चाहिए होते हैं, जॉब काम करने के लिए। तो एक कंपनी ने एप्लीकेशन जॉब ऑफर निकाला, उसमें लिखा कि यहाँ पे एक कंपनी के पास 100 लोगों की पोजीशंस हैं, 100 लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन वही दे जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो सीए हैं, जो बीकॉम हैं और इन्होंने इस इंडस्ट्री में इस तरीके का काम कर रखा हो। तो अब क्या एक इंजीनियर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया आप बीकॉम होने चाहिए, एक सीए होने चाहिए, इंजीनियर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ही है, ठीक है। एक होता है जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जेब में जो बड़ा मोबाइल है, तुम्हें अब ये बेचना है, पुराना हो गया, तुम चाहते हो नया खरीदना, तो तुम्हें पुराना मोबाइल बेचोगे तो कहाँ डाल देते हो, ऐड OLX पे डाल देते हो, क्विकर पे डाल देते हो। तो क्या तुम वो कहते हो कि भैया बीकॉम ही खरीदेगा ये मेरा मोबाइल या सीए ही खरीदेगा? नहीं ना, तुम्हारे को क्या है, कोई भी ले ले, चलता फिरता आदमी कोई भी ले ले, जो पैसे देने के लिए तैयार है वो तुम्हें दे दे। तो तुमने क्या किया, ये एक जनरल ऑफर मतलब आम जनता सभी के लिए है, ठीक है। तो एन ऑफर, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन द ऑफर इज एड्रेस्ड टू द पब्लिक एट लार्ज इट इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट नीचे ये एग्जांपल्स हैं, पढ़ लेना अपने पास बुक्स में। अगला क्या है, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जहां मैंने बताया था कि तुमने दोस्त को इनवाइट किया अपने बर्थडे पार्टी पे और शाम को कहा आ जाइयो, उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, और शाम को तुम्हारा दोस्त बर्थडे पार्टी में नहीं पहुँचा, तो क्या तुम अपने दोस्त पे केस कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक सोशल अग्रीमेंट है, वहां पे आपकी इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब आप ये चाहते हो कि अगर उस बंदे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में अगर उसको फुलफिल नहीं करे तो आप चाहते हो फिर वो फुलफिल करे, लीगली उसको बाइंड करना आप चाहते हो। ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए जब आप ऑफर करो, ठीक है। तो इफ एन ऑफर इज मेड ओनली टू क्रिएट अ सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन द ऑब्लिगेशन शैल नॉट बी लीगली बाइंडिंग। तो मेयर एन इन्विटेशन टू डिनर, इन्विटेशन दे रहे हो कि डिनर पे आ जाना, इट इज नॉट ऑफर। एन ऑफर टू गो फॉर अ पिकनिक और एन ऑफर बाय अ फादर टू गिव अ मोबाइल टू हिज सन ऑन पासिंग CA फाउंडेशन एग्जाम्स आर एग्जाम्पल्स वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तुम्हारे पापा मम्मी ने कहा तुम CA फाउंडेशन क्लियर कर लो, तुम्हारे को तुम्हारी पसंद का मोबाइल दिलाऊंगा, ठीक है। ऑफर कर दिया, तुमने कहा हाँ पापा मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, और तुम क्लियर कर गए, बाद में पापा ने फ़ोन नहीं दिया, केस ठोक सकोगे? नहीं। केस क्या ठोकोगे, तुम ही ठुक जाओगे, है ना। तो क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पापा ने जो ऑफर किया था वो इंटेंशन नहीं थी लीगली बाइंड करने की। नेक्स्ट, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब देखो इसका मतलब क्या है। ये हो तुम और तुम गए एक दुकान पे, तो ये रही दुकान।
तो तुम दुकान के काउंटर पे यहाँ पे बाहर खड़े दुकान के, और ये रहा दुकानदार, और इसके पीछे बहुत सारा सामान लगा हुआ है जो वो बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये कि तुमने इस दुकानदार से पूछा भैया ये सामान कितने का है, उसने बोला 300 रुपये का। तुमने कहा ठीक है दे दो, और इसने तुम्हें देने से मना कर दिया, कह रहा नहीं दूंगा। तुम कह रहे क्यों नहीं दोगे, मैं दे रहा हूँ ना पैसे 300 रुपये। तो तुमने कहा दूंगा मैं, वो कह रहा नहीं मुझे नहीं देना। तो बताओ, तुमने इस पर केस ठोका और तुमने कहा मैं 300 रुपये दे रहा हूँ, ये यहाँ बेचने के लिए खड़ा है, ये बेच नहीं रहा है मुझे, तो तुमने इस पर केस ठोका। बताओ कौन जीतेगा, तुम या दुकानदार? इसका काम है बेचना और ये तुम्हें यही काम नहीं करके दे रहा, कौन जीतेगा केस? दुकानदार। तुम? दुकानदार। तुम? अच्छा, जो लोग दुकानदार कह रहे हैं, क्यों दुकानदार? उसकी दुकान है, उसका सामान है। अच्छा, उसका काम है, हाँ सेम उसका काम है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी तुमसे ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, तुम्हारी जेब में एक मोबाइल पड़ा है, ठीक है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल वो 15,000 रुपये का मोबाइल है। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 15,000 रुपये और अपना मोबाइल दे दो मुझे। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी जेब में पड़ा है ना मोबाइल 15,000 रुपये का, मैं दे रहा हूँ अभी 15,000 रुपये और दे दो मुझे अपना मोबाइल। नहीं दोगे तो केस ठोक दूंगा। सर पर मैं तो बेच नहीं रहा हूँ। तुम बेच नहीं रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ सोचो, तुमने ऑफर नहीं किया मुझे, ठीक है, सामान के मालिक कौन हो? तुम हो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि तुम बेचो मुझे, नहीं बेचोगे तो केस ठोक दूंगा। अब बताओ, यहाँ पे तुम खड़े हो दुकान पे और तुम कह रहे हो भैया ये सामान कितने का है? उसने कहा 300 रुपये का। तुमने कहा लाओ दे दो मुझे, उसने कहा नहीं देता मैं आपको। बताओ कौन जीतेगा केस में? शॉपकीपर। उसने सामान बेचने के लिए रखा है। सामान की ज़रूरत किसको है, तुम्हें या उसे? तुम्हें। तो ऑफर कौन करेगा, तुम या वो? तुम करोगे ना। ज़रूरत किसकी है? तुम्हारी, उसकी थोड़ी है, उसके पास तो पड़ा है। तो सामान का मालिक है ना वो, तो वो जो कर रहा है वो एक ऑफर नहीं है, वो कर रहा है तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि आओ मेरी दुकान पे मुझे ऑफर दो तुम। तो वो जो ये कर रहा है उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो कभी भी ये मत समझना, बहुत लोग समझते भी हैं कि भैया दुकानदार है तो उसका काम है बेचना, नहीं बेचेगा तो उसको गाली गलौज करके आएंगे, इसको मार पीट के आएंगे, इस पे केस कर सकते हैं हम। नहीं, वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि आओ, तुम ऑफर करो उसको। ऐसा ही तुम लोग रेस्टोरेंट पे भी करते हो। रेस्टोरेंट में थोड़ी सी देर हो जाए खाना आने में, भैया कहाँ है खाना, अभी नहीं आया, ये वो। किसकी ज़रूरत है खाने की? हमारी। तो वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि तुम जाओ उसके पास, इनवाइट करो, तुम उसको ऑफर करो। ठीक है, तो अगर वो मना कर देना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी किसी भी दुकान पे जाओ तो ये मत समझ के जाना कि हम हैं, हम नहीं भैया, वो है मालिक, वो है सामान का। अगर उसे मना कर दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेने से कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो कर रहा है इनविटेशन टू ऑफर। तो लॉ रूल ये कह रहा है कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। मतलब ऑफर नहीं, ऑफर जो है उसको इनविटेशन टू ऑफर से अलग रखना। इनविटेशन टू ऑफर तो वो तुम्हें कर रहा है। तो देखो जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बनेगा? ऑफर।
मैंने तुम्हें इनवाइट किया, मैंने तुम्हें इनवाइट किया, आओ मेरी दुकान में आओ, इनवाइट किया, और क्या कहा, तुमसे कहा तुम्हें इनवाइट करिए कि तुम मुझे ऑफर करो। तो तुमने जब मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो तुम क्या करोगे, मुझे ऑफर। मैं जब तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो क्या बनेगा, प्रॉमिस। आया समझ? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। तो देखो, इन्विटेशन टू ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट नेगोशिएशंस कैन स्टार्ट एंड द अदर पर्सन कैन बी मूव्ड टू मेक एन ऑफर। ठीक है, इट इज एन इंडिकेशन दैट द इन्वाइटर इज विलिंग टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस बट इज नॉट येट प्रिपेयर्ड टू बी बाउंड। अ रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन डज नॉट लीड टू एन अग्रीमेंट। अगर आप रिस्पॉन्स दो किसको, इन्विटेशन टू ट्रीट मतलब इन्विटेशन टू ऑफर को, इससे अग्रीमेंट नहीं बनेगा, इट जनरेट्स एन ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तो ऑफर बनाएगा, ऑफर जब एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस बनेगा। यानी कि तुम मुझे ऑफर करोगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब प्रॉमिस बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। An offer is an indication by one person that he is prepared to enter into a contract on certain terms. Invitation to offer is a statement made by a person with a view to elicit response. Elicit मतलब तुमसे response निकलवाना है, and to negotiate a deal without expressing his final willingness to contract. तो तुम क्या करोगे, ऑफर करोगे, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ऑफर मैं एक्सेप्ट ही करूं। और when an offer is accepted it becomes a promise, when an invitation to offer is accepted it generates an offer। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना। ठीक है, जैसे तुम्हें अगर मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है तो कौन ऑफर करेगा, तुम ऑफर करोगे या मूवी थिएटर वाले तुम्हें ऑफर करेंगे? तुम ऑफर करोगे। वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, इन्विटेशन टू ऑफर। तो आज के बाद तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा देखने का कि भैया जिसकी ज़रूरत है वो ऑफर कर रहा होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जो ऑफर है वो कम्युनिकेट किसको करना है, ऑफरी को। अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वैलिड ऑफर नहीं है। तो जाओ एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक आदमी और इसका ये एक बेटा है। तो ये फादर है, सन है, और लो मम्मी भी बना देते हैं। ये रही मम्मी। ठीक है, अब ये मत कहना सफ़ेद बाल हैं, लो काले बाल, ये भी काले बाल। बेटा गंजा अभी छोटा है ना, देख नहीं रहा, अभी मुंडन कराया हुआ उसका हमने। ठीक है, तो ये रही मम्मी। अब हुआ क्या, ये तीनों घूमने गए हुए थे कहीं पे, और हुआ क्या, ये बेटा कहीं खो गया। ओ माय गॉड, बेटा कहीं खो गया, बिछड़ गया, और पापा मम्मी रो रहे हैं। ये देखो, हमारा टकला बेटा खो गया, हमारा टकला बेटा खो गया। मम्मी ने रो रो के आंखें काली कर ली पूरी, देख रहे, बड़ी बड़ी हो गई हैं और काली काली हो गई हैं। पापा की तो सूज गई हैं, तो पतली छोटी छोटी हो गई। तो हुआ क्या, इन्होंने पुलिस में केस किया, पुलिस भी ढूंढने पे लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मालिक है, सर्वेंट है इनका। तो सर्वेंट आता है और कहता है, मालिक आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, प्लीज़ कुछ खाना खा लो। वो कह रहा है तेरे को खाने की पड़ी है, यहाँ मेरा बेटा भूखा है होगा कहीं पे, कहाँ है पता नहीं, और तुझे खाने की पड़ी है। तू भी एक काम कर, तू भी पुलिस की तरह निकल जा यहाँ से और ढूंढ के ला मेरे बच्चे को। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है मालिक। तो ये निकल पड़ा ढूंढने। तो ये घर से जा चुका है, अब क्या है, ये ढूंढने निकला पड़ा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, निखिल निखिल। इसके बेटे का नाम निखिल है। ठीक है, तो गली, हर गली
दरवाजे के आगे भटक भटक के, ये भी निखिल निखिल करके ढूंढ रहा है बच्चे को। ठीक है, तो अब हो गया 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बच्चा नहीं मिल रहा। तो पुलिस वालों ने इनसे कहा आप एक काम करो, आप एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दो कि जो भी आपका बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको आप कुछ पैसे दोगे तो वो जल्दी मिल सकता है। तो फादर ने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, और पुलिस से अनाउंस करवा दिया और अलग जगह जगह पे पोस्टर चिपकवा दिए। ठीक है, मीनवाइल ये सर्वेंट बच्चा ढूंढ रहा था। ठीक है, तो सर्वेंट ने सोचा एक बार चलो वहीं चलते हैं जहाँ ये लोग गए हुए थे, क्या पता बच्चा वहीं कहीं घूम रहा हो, इधर उधर इन्होंने जहाँ ठीक से ना देखा हो। तो बच्चा वहीं सर्वेंट वहीं गया जहाँ पे वो खोया था, और सर्वेंट को अचानक से बच्चा वहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, बैठा हुआ कुछ कर रहा था, किसी टॉय वॉय से खेल रहा था, कुछ कर रहा था, ये बच्चा उसको पड़ा हुआ मिल गया। तो सर्वेंट ने बच्चे का हाथ पकड़ा, सर्वेंट ने बच्चे का हाथ पकड़ा और गोद में ना हवा में उठा रखा है और उसको ले आया अपने साथ, चलो गोद में उठा लिया। ठीक है, और ये ले आया। तो देखो ये अब यहाँ पे रोते रोते माँ बाप हैं, माँ बाप के सामने वो बच्चा ले आया, कह रहा मालिक ये आपका बेटा लो, निखिल मिल गया, निखिल मिल गया, ये वहीं घूम रहा था, ये वहीं बैठा हुआ था, आपने ठीक से देखा नहीं मालिक। कहता ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, पच्ची पुच्ची कर करके बेचारे का मुंह लाल कर दिया। ठीक है, तो माँ बाप बड़े खुश, हमारा बेटा मिल गया। सर्वेंट फिर देखता है यार टेबल पे तो पोस्टर पड़े रिवॉर्ड के 10 लाख रुपए के, तो ये खुश, अरे वाह रिवॉर्ड मिलेगा। इसने अपने मालिक से क्या कहा, मालिक देखो मैं आपका बच्चा ढूंढ के लाया हूँ, आपने 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया था, ये 10 लाख रुपए अब आप मुझे दे दो। ठीक है, मालिक ने मना कर दिया, कह रहा नहीं देता। ठीक है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल सर्वेंट ने केस ठोक दिया। ठीक है, बताओ कौन केस जीतेगा? सर्वेंट। सर्वेंट को तो पता है जब उसका बच्चा वापस नहीं करा तो उसको बताइए था क्या ऑफर है। यहाँ पे फादर और मॉम ये जो हैं ये जीत जाएंगे केस। सर्वेंट के पीछे से रिवॉर्ड अनाउंस हुआ, सर्वेंट को पता था क्या कि 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस हो रखा है? नहीं, तो इसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो प्रिटेंड करने का अलग बात है, बट अभी के लिए जो क्या है रूल ये है ना कि अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो आपको जब ऑफर से कम्युनिकेट नहीं हुआ तो ये एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? यानी कि यहाँ पे सर्वेंट केस हार जाएगा। अब तुम कहो कि सर हाँ ये प्रिटेंड कर रहा है, हाँ मुझे पता था, मुझे पता था, तो फिर वो प्रूव करे कैसे पता था, और प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करे मुझसे मत पूछना, कौन बताएगा? लॉयर। लॉयर का काम है ये प्रूव करना इसको पता था या नहीं पता था, या ये इनका प्रूव, इनके लॉयर का काम है ये प्रूव करना कि इसको नहीं पता था, हमारा काम नहीं है। बट अगर ये प्रूव हो गया कि इसको नहीं पता था तो फिर इसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जब तक कम्युनिकेट नहीं हो तब तक एक्सेप्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यही एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हारे सामने लिया है वो यहाँ पे है। हाँ बोलो क्या? अगर उसे पता होता तो कर सकता था, तब वो रिवॉर्ड ले सकता था, बट उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। जब कम्युनिकेट नहीं हुआ तो फिर एक्सेप्ट कहाँ से आ सकता है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जो ऑफर है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये ऐसा एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी लिया था कि तुम घर से निकले कोचिंग के लिए, और हुआ क्या, मम्मी ने तुमसे निकलते निकलते क्या कहा, बेटा दुकान से बोल देना कि तेल भिजवा दे घर पे। ठीक है, तुम दुकान पे गए और तुमने कहा भैया घर पे ना मम्मी तेल मंगवा रही हैं तो आप तेल भिजवा देना, और ये बोल के निकल गए। तुमने तेल बताया नहीं कौन सा, मालिश का
क्या अलग है सबके लिए? सबके लिए सेम है ना। वो भी क्या है, टेक इट और लीव इट। हमें ये सारी डिटेल्स आपकी चाहिए, ये सारे मार्क्स चाहिए, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, ये फोटो चाहिए, इसी तरीके से चाहिए, नहीं तो चले जाओ। तो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पढ़ लो एक बार इसको जल्दी से। इन द मॉडर्न टाइम्स ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंक्लूडेड इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स। Organizations like LIC, GIC, railways, etc. enter into thousands of contracts every day. It is not possible to draft separate contracts with every individual. They issue printed form of contracts which contain a large number of terms and conditions in fine print. Fine print मतलब printed होंगे, properly printed होंगे, which restrict and often exclude liability under the contract. The individual is bound to sign them whether he likes the terms or not. They are for him to take or leave. He cannot alter those terms or even discuss them. ठीक है, नेक्स्ट आगे वो छोड़ देना नहीं चाहिए, इतना रेलेवेंट नहीं है। अगला क्या है, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? तो भैया बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने ऑफर में सामने वाले बंदे से उसकी असेंट मांगी थी, अगर वो बंदा अपनी असेंट दे दे तो क्या बन गया, एक्सेप्टेंस। तो वही है उसकी डेफिनेशन, देखो, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. तो acceptance converts an offer into a promise and then it is too late to remove it. ठीक है, तो acceptance के भी कुछ लीगल रूल्स हैं, जैसे अभी हमने ऑफर के पढ़े थे रूल्स, acceptance के भी रूल्स हैं। क्या? acceptance must be absolute and unqualified. जो acceptance है वो absolute होनी चाहिए and unqualified. absolute का मतलब होता है 100% एंड अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल। मैंने तुमसे कहा क्या तुम मेरे से ये मोबाइल खरीदोगे 10,000 रुपये में, तुमने कहा यस आई विल और कुछ नहीं बोला, तो तुमने क्या किया, मैंने जो बोला तुमने एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया 100% और उसमें अपनी कोई शर्त नहीं रखी। ठीक है, तो ये हो गया एक वैलिड एक्सेप्टेंस जहां पे एब्सोल्यूट भी है, एब्सोल्यूट मतलब 100% एज इट इज एंड विदाउट एनी कंडीशंस। वहीं अगर मैं तुमसे कहता क्या तुम मेरे से मोबाइल खरीदोगे 10,000 रुपये में, तुमने कहा हाँ सर लेंगे, बट हमें क्या चाहिए, साथ में ईयरफोन्स चाहिए, तो बताओ एक्सेप्टेंस है या नहीं? नहीं। क्या बनाइए, काउंटर ऑफर। मेरे ऑफर को काट के तुमने अपना नया ऑफर दे दिया। ठीक है, तो अ कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। There should be 100% acceptance of the terms of the offer. The acceptance must match with the offer. It should be mirror image of the offer. ठीक है, an acceptance with a variation. अगर तुमने एक्सेप्ट तो करा, हाँ मैं लूंगा 10,000 रुपये में आपका मोबाइल, बट ईयरफोन्स का तुमने क्या किया, वेरिएशन किया, इज नो एक्सेप्टेंस बट इट इज अ मेयर काउंटर ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो यह है कार्तिक, ठीक है, और यह है मान लो एक स्टूडेंट रितिका, नहीं चलो लो फॉर एग्जाम्पल रितिका। ठीक है, कार्तिक ने इसको कोई चीज़ ऑफर करी कि मैं तुम्हें ये सामान बेचूंगा, क्या तुम मेरे से खरीदोगे इतना में। ठीक है, रितिका ने कुछ नहीं बोला, भारती बोल देती है कि हाँ मैं खरीदूंगी। बताओ वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? कार्तिक ने ऑफर किसको किया, रितिका को, एक्सेप्ट कौन कर रही है, भारती। वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया कि कार्तिक ने प्रपोज किया रितिका को और भारती कह रही है यस आई लव यू टू। समझ रहे हो, कार्तिक लेके पहुंचा फ्लावर, ये रोज बना रहा हूं, कार्तिक रोज लेके पहुंचा रितिका के लिए और नीचे झुक के दे रहा है,
आई लव यू, डू यू लव मी? अब भारती पीछे कह रही है यस आई लव यू टू। बताओ पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ना। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि भाई जिसको आप ऑफर करते हो हैं, आप जिसको ऑफर करोगे उसी को तो एक्सेप्ट करना है ना। तो वो चीज लिख रही है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और गिवन बाय कंडक्ट, यानी कि इम्प्लाइड। तो एक्सेप्टेंस या तो आप बोल के करोगे कि हाँ मुझे सामान खरीदना है, हाँ मैं ये सर्विसेज लूँगा, या फिर लिख के, या फिर आपके एक्शंस से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बस स्टॉप पे खड़े हो, एक बस आई और बस ड्राइवर चिल्ला रहा है, कंडक्टर चिल्ला रहा है मेरठ 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 मेरठ, और तुमने मेरठ 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 सुना और तुम्हें जाना मेरठ ही है। तुम बस में चढ़ गए, तुमने बस वाले को बोला हाँ भैया मैं भी मेरठ जाऊँगा, नहीं तुम चढ़ गए। तो बताओ अंदर जाके क्या तुम्हें टिकट के पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तुम कहोगे भैया मैंने तो हाँ ही नहीं करी थी, मैंने तुम मेरठ 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 बोल रहे थे, मैंने थोड़ी कहा था हाँ मैं चढ़ूंगा, तो मैं थोड़ी पैसे दूंगा। बताओ क्या करेगा वो? चांटे नहीं मारेगा, उसी खिड़की से निकाल के बाहर फेंक देगा जहाँ से चढ़े थे तुम, क्योंकि आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस करा, यानी कि आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर से एक्सेप्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सीए या सीएमए कंप्लीट करने के बाद जॉब ऑफर आया, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जॉब ऑफर आया ईवाई से, नाम सुना ये ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग। ये बहुत ही बड़ी एक फर्म है जिसमें सीए सीएमए सब लोग जॉब करते हैं और ये बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। ये बिग फोर में आता है, तुमने अगर नाम सुना बस बिग फोर, तो टॉप 4 कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी हैं जैसे PwC, KPMG, डेलॉइट, EY। तो तुम्हें EY से जॉब ऑफर आया, ठीक है, और EY ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या क्या काम करना होगा, किस समय पे तुम्हारी जॉब, मतलब कब से तुम्हारी जॉब स्टार्ट होगी, कितने बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, कब से कब तक की जॉब रहेगी, मतलब एक दिन में कितना मिनिमम आवर्स काम करना होगा, और क्या तुम्हारा सैलरी है, सब कुछ उन्होंने जॉब लेटर में, ऑफर लेटर में तुम्हें लिख के दे दिया। और तुमसे उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें अगर हमारा जॉब ऑफर एक्सेप्टेड है तो इस जॉब जो तुम्हारे को ईमेल भेजा जा रहा है, इस ईमेल का जवाब भेज देना और उसमें लिख देना यस आई एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ठीक है। तो उन्होंने तुमसे कहा रिप्लाई बाय ईमेल, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने जो EY की HR है उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो तुमने उससे थोड़ी चीज़ें फ़ोन पे डिस्कस करी कि हाँ मैम मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, या सर मुझे समझ नहीं आ रहा, दीदी वीदी मत बोल देना उनको, दीदी भैया, मैम या सर, तो मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है आप एक बार बता दो। उन्होंने तुम्हें समझा दिया, तुमने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो तुमने क्या कहा कि मैम ठीक है मुझे एक्सेप्टेबल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुमने बात फ़ोन पर बोल दी। वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? तुमने ईमेल नहीं करा है, तुमने फ़ोन पर जवाब दे दिया HR को कि हाँ मुझे एक्सेप्टेड है। बताओ वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा था? ईमेल। तुमने जवाब कैसे दिया? फ़ोन से। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ अगर EY के लोग मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने ईमेल से नहीं इससे कर दिया, फ़ोन पे बता दिया, हम उसको मान लेते हैं, तब वैलिड है। बट उनकी रिप्लाई अगर तुमने ईमेल से नहीं करा तो हम क्या कहेंगे? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा मान लो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने तुम्हें ईमेल पे जॉब ऑफर या ऑफर लेटर भेज दिया था और तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें हमारा ये ऑफर लेटर एक्सेप्टेड है तो अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देना। तुमने इनको कम्युनिकेट कर दिया फ़ोन से, फ़ोन पे बात करी और कह दिया हाँ मैम मुझे एक्सेप्टेड है। वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है? क्यों? क्योंकि कोई मैनर तो स्पेसिफाइड है नहीं, तो आप कैसे करोगे कम्युनिकेट? रीजनेबल मैनर में।
क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस अगर एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बताई गई है, मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एक्सेप्टेंस देनी है, तो एक्सेप्टेंस कैसे दी जाएगी फिर? उसी मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड है। अगर ईमेल से बोला गया था तो आपको ईमेल से ही जवाब देना है। अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर एक यूजुअल या रीजनेबल मैनर में आप कम्युनिकेट कर दोगे। तो मान लो तुमसे बोला गया था ईमेल से करो, तुमने कम्युनिकेट कर दिया फ़ोन से, क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। बट क्या उनके ऊपर है कि वो इसको मान ले या ना मान ले? यानी कि उन्होंने तो बोला ईमेल से, तुमने कम्युनिकेट कर दिया फ़ोन के थ्रू, तो अब ये उनके ऊपर है, अगर उसको एक्सेप्टेंस वैलिड मानना चाहे तो मान सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, इफ़ द ऑफरी फेल्स टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस द ऑफरर मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। If the offerer wants to reject it, he must inform the acceptor within a reasonable time that he is not bound by the acceptance because it is not in the prescribed manner. If he does not inform the offeree, he is deemed to have accepted the acceptance although it is not in the desired manner. तो तुम्हें बोला गया था ईमेल से जवाब दो, तुमने जवाब दे दिया फ़ोन से, तो EY वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें जब बोलें कि भैया आप इसको फ़ोन से तो बता दियो, जो कि अच्छी बात है, बट एक बार ईमेल से भी दोबारा बता दो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तुमसे, तो तुमने तो बोल दिया ना फ़ोन पे, तो मान लेगी कि एक्सेप्ट हो चुका है। अगर उन्होंने तुम्हें रीजनेबल टाइम में नहीं बोला कि भाई आप उसको ईमेल से भी कंफर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। भैया आपको अगर ऑफर एक्सेप्टेड है तो बता तो दो, यानी कि कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। तो लेट अस सपोज ये हो तुम और ये हूं मैं। तुमने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़र किया, ठीक है, 15,000 रुपये में, प्रॉपर वैलिड ऑफर है, उसमें कोई वो नहीं है। तुमने पूछा विल यू बाय माई मोबाइल फॉर 15,000, प्रॉपर है। मैंने कहा, मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें रिप्लाई करना है, मैंने कहा येस आई विल, ठीक है, और मैं सेंड का बटन दबाना भूल गया। कई बार हो जाता है ना, आप मैसेज तो पूरा टाइप कर देते हो बट सेंड करना भूल जाते हो। मैं सेंड करना भूल गया, ठीक है। तो तुमने जब मेरे से बहुत दिन तक कोई जवाब नहीं सुना, तुमने ये देख लिया मैंने पढ़ लिया है, ब्लू टिक हो चुका है व्हाट्सएप पे, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो तुमने ये मोबाइल किसी और को भेज दिया। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, यार तुम तो फ़ोन देने वाले थे, क्या हुआ? मैंने तो हाँ बोल दिया था तुम्हें फ़ोन लेने का। तुम कह रहे कौन सा बोल दिया, हमने तो ऑफ़र किया था, आपका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। मैं कह रहा हूँ अरे मैंने किया है जवाब, मैंने व्हाट्सएप खोला, मैंने क्या कहा, अरे यार शिट, मैंने तो भेजा नहीं पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि भेजने तो रह गया था, मैंने हाँ कर दिया था, देखो लिख रखा है, भेजना भूल गया था बस। तो अब तुम ये मोबाइल मुझे बेचो, उसको मत बेचो। बताओ तुम्हें किसको बेचना चाहिए? इसी को, क्योंकि मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची थी, कम्युनिकेट नहीं हुई थी तुम्हें। तो तुमने अगर इसको कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ तुम अब इसको बेचोगे, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम्हें अब इसी को बेचना पड़ेगा, मुझे नहीं बेच सकते। और अगर मैं केस कर भी दूँ तुम पे तो मैं ही हारूंगा, तुम नहीं। ठीक, नेक्स्ट। अब कुछ कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप कम्युनिकेट ना भी करो कि मुझे एक्सेप्टेड है, तब भी हम वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपने ऑफर में कुछ शर्तें थी, अगर आपने वो शर्तें पूरी करी हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया है। जैसे तुमने सुना होगा रेडबुल का एक ऐड आता है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो रेडबुल क्या कह रहा है, आप अगर रेडबुल पियोगे तो आपको क्या लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे और आप उड़ जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेडबुल ने एक तरीके से ऑफर कर दिया, पियोगे पंख लग जाएंगे, उड़ जाओगे। तो तुमने अगर वो पी, पंख नहीं लगे, लगेंगे या नहीं लगेंगे, और तुम छलांग लगा के गिर जाओ, तुम्हें चोट आए, तो कौन पैसे देगा? रेडबुल तुम्हें पैसे देगी। एक्चुअली में रेडबुल पे केस हुआ भी, हमने डिस्कस भी किया हुआ पिछली क्लास में। एक आदमी ने, एक औरत है आदमी, उसने यूएस में शायद किया ये केस कि रेडबुल ने बोला इट गिव्स यू विंग्स,
औरत ने रेड बुल पी और छलांग लगा ली छत छत पे से, ठीक है, तो लंगड़ी लूली तो हो ही गई, पिछली क्लास कब हुई थी? याद नहीं मुझे। तो वो छत से कूद गई और लंगड़ी लूली हो गई, तो उसने रेड बुल पे केस ठोका और वो पैसे जीती। तो यहाँ पे क्या किया, उसने रेड बुल की शर्तें पूरी करी। चलो ये छोड़ो, एक बार को और एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने देखा होगा कि शैम्पू के ऐड आते हैं जिसमें लिखा होता है अगर आप हमारा शैम्पू 15 दिन तक रोज़ाना दिन में 2 बार लगाओगे तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स, क्लिनिक ऑयल क्लियर या ऐसी और अनेक कंपनीज आती हैं, तो उन पर लिखा है, उनका ऐड आता है अगर आपने हमारा शैम्पू डेली 15 दिन तक डेली 15 दिन तक 2 बार लगाया तो आपको सारे डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक आदमी ने यही किया, एक आदमी ने क्या किया फॉर एग्जांपल कि 15 दिन तक रोज़ाना वही शैम्पू लगाया 2-2 बार। हुआ क्या, उसके सर पे डैंड्रफ भी उड़ गया और बाल भी उड़ गए, पूरा खेती खाली होगी, अब बिल्कुल सफाचट मैदान है, चांद की तरह चमकता है, ठीक है। उसने उस कंपनी पे केस ठोक दिया कि आपने मुझसे बोला था कि भैया 15 दिन में बाल आपका डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा, केस ठोक दिया। बताओ कौन केस जीतेगा? जिसने केस ठोका है वो जीत जाएगा। डैंड्रफ की बात हुई थी, बट डैंड्रफ के साथ साथ उसको लॉस हो रहा है ना। तो हुआ ये, कंपनी क्या कहेगी, भैया चलो एक बार को हमने ऑफर किया था, तुमने एक्सेप्ट थोड़ी किया, अगर एक्सेप्ट किया तो कम्युनिकेट करो। हमने अभी पढ़ा ना कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो वो गंजा आदमी कह रहा है कि भैया मैंने कंपनी से कह रही है गंजे आदमी से कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी तो होनी चाहिए। आपने 15 दिन तक हमारी शैम्पू लगाया, ये बात हमें कम्युनिकेट थोड़ी करी। तो जब कम्युनिकेट नहीं करी तो हम क्यों माने, ये वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो लॉ ये कहता है, हाँ नहीं, तो लॉ ये कहता है इस सिचुएशन में उसने आपकी बताई हुई शर्तें पूरी करी हैं, जो भी आपने कंडीशन रखी थी वो कंडीशंस पूरी करी हैं, तो मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, कम्युनिकेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय, हाँ एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताओ। जैसे ऐड आते हैं ना टीवी गोदरेज हेयर डाई का कि एक बार लगाओगे तो 30 डेज तक बाल आपके काले रहेंगे। हाँ अब उसमें अगर कोई 70 साल का आदमी लगाए, हाँ, और उसके 1 हफ्ते या 5 दिन में वापस बाल वाइट हो गए, तो वो केस कर सकता है क्या? हाँ, पर ये तो सर ऐसे ऑब्वियस है ना कि 70 ईयर्स का है तो उसके जो बाल वाइट होने के जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा। देखो अगर कंपनी ने दावा किया है कि 30 डेज तक अगर आप हमारी ये हेयर डाई लगाओगे 30 डेज तक बाल काले रहेंगे, और अगर 30 डेज तक नहीं रहते हैं तो कर सकता है। उन्होंने जो शर्तें बोली, अगर वो शर्तें उस 70 साल के आदमी ने पूरी करी हैं तो फिर वो केस कर सकता है, जीत भी सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है जहाँ पे कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है, वो है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। जो आपको दिया गया अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि तुम ये मोबाइल 10 दिन चला के देखो, ठीक है। अगर 10 दिन में तुम्हें ये पसंद आ जाता है तो खरीद लेना, नहीं तो मुझे वापस दे देना। तो तुमने क्या किया, 10 दिन फ़ोन चलाया, और 10 दिन फ़ोन चलाने के बाद भी तुम चलाते चले गए, 11, 12, 14, 15, 20, 25, 1 महीने तुम फ़ोन चलाते जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें फ़ोन कितने दिन के लिए दिया था, तुम 10 दिन के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो इसको यूज़ करना, यानी कि तुमने क्या, ये फ़ोन पसंद आ रहा है तो तुम्हें इस फ़ोन के अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तुम ये कहो कि 30 दिन बाद वापस ले लो, नहीं, तुम कहो कि सर हमने तो कम्युनिकेट ही नहीं किया था, अपनी एक्सेप्टेंस हमने कम्युनिकेट नहीं करी, तो यहाँ पे लॉ ये कहेगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि तुमने 10 दिन के लिए फ़ोन मिला था, 10 दिन के बाद भी तुम कंटिन्यू करते रहे। या मान लो तुमने ये फ़ोन 10 दिन के लिए लिया था, तुमने ये फ़ोन किसी और को वो कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तुमने ये फ़ोन किसी को चैरिटी में दे दिया, तुमने ये फ़ोन नुकसान कर दिया, तो क्या होगा, मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कि हम तो कम्युनिकेट नहीं किया था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट,
बाय एक्सेप्टिंग अ बेनिफिट और सर्विस, वही सेम चीज़ कि भैया जैसे समझो मैंने एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में कि तुम गए वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरे और कुली ने तुम्हारा सामान उठा के सर पे रख लिया और वो सर पे लेके जा रहा है बाहर तक, और बाहर तक उतार भी दिया जहाँ से तुम्हें ऑटो कैब घर की जो भी लेनी थी व्हीकल, तो क्या तुम्हें उसको पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, बिल्कुल। तुमने मना नहीं किया, बोला नहीं ना, तो पर उससे तुमने उसकी सर्विस ले ली ना। उसने जो सर्विस दी तुम्हें कि सामान उठा के तुम्हारा बाहर तक लेके आया, तुमने वो एक्सेप्ट कर ली ना, उसको मना तो नहीं किया ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं था, तुम्हें उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय कंडक्ट, सेम चीज़। आपने ऑफर, वही रेस्टोरेंट में पानी की बोतल रखी थी बीचों बीच, खोल के पी ली, बोला थोड़ी था कि क्या मैं ये पी लूँ, हाँ मैं आपकी बोतल खरीद रहा हूँ, मैं लेनी है। तुमने रेस्टोरेंट में बोतल टेबल पर रखी थी, खोली और पी गए। तो यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है एक्सेप्टेंस, फिर भी वैलिड कम्युनिकेशन, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लास्ट, बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन बाय ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर सामने वाली पार्टी मतलब तुम ही जो जिसको ऑफर किया गया है, तुम ही अपना ये अधिकार खुद माफ कर देते हो, कह देते हो कि भैया मेरी एक्सेप्टेंस का वेट मत करना, मान के चलना मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे फिर तुम्हारी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो कुछ भी मैंने तुमसे कहा विल यू, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे को ये सामान भिजवा दूंगा, तुम एक बार चेक कर लेना क्या ये सामान ठीक है, तो मैं भिजवा दूंगा। तुमने क्या कहा? अरे भैया मुझे आपका पता है, आपका सामान सही होता है, आप बस भिजवा देना घर पे। तो तुमने क्या कहा? तुमने खुद ही वेव ऑफ कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि चेक कर लेना, देख लेना सब सही है तो मुझे बता देना। तुमने अपना आप ही क्या कह दिया, हमें पता है आपका सामान ठीक है, आप बस भिजवा देना। तो तुमने अपनी ऑफर जो मैंने तुम्हें ऑफर किया है एक्सेप्ट करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहिए मुझे कि हाँ हमें ठीक लगा, तुमने खुद ही उसको जाने दिया। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हाँ क्वेश्चन है मेरा। हाँ, अच्छा आपने वेटफिट कंपनी का नाम सुना होगा जो मैट्रेस बनाती है, मतलब बेस सेल करती है। हाँ हाँ, तो उनका ना चीजें डेली ऑफर आते हैं कि आप 100 डेज तक यूज करो और आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर देना। हाँ तो सर मैं अगर इसे खरीदूँ और 99 डे पे वापस कर दूँ, हाँ और फिर अगले 2 दिन बाद दोबारा खरीदे उसको 99 डे पे वापस कर दूँ हाँ, और ऐसा करता रहूँ, तो मेरे पे वो लोग केस कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें बेचने बंद कर देंगे। ठीक है, आओ छठा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। आपने ऑफर एक्सेप्ट किया है, ये बात आपको कम्युनिकेट करनी है एक रीजनेबल टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कुछ ऑफर किया है 2 साल बाद कह रहे हो हाँ हाँ मुझे आपका ऑफर एक्सेप्टेड है। यह मान लो वही एग्जाम्पल, एक आदमी ने दूसरी लड़की को प्रपोज किया और क्या कहा, विल यू डू यू लव मी, उसे क्या सोच के बताऊंगी, और सोचे में ले ली 2 साल। 2 साल पर करिए यस आई लव यू टू, मैंने थोड़ा सोचा, अब मुझे लगता है कि हाँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बताओ वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, इतने में तो उसको किसी और से प्यार हो गया होगा, है कि नहीं? तो है हाँ, तो एक्सेप्टेंस आपको एक रीजनेबल टाइम में देनी है और जिससे पहले कि ऑफर लैप्स हो जाए या वो ऑफर वापस ही ले लिया जाए। ऑफर वापस लेने से पहले पहले या ऑफर का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पहले आपको एक्सेप्ट कर देना है और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर, मतलब आप पहले ऑफर करोगे उसी के बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले एक्सेप्टेंस आ गई और फिर ऑफर आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की लड़के से कह रही है आई लव यू टू, उसने प्रपोज नहीं किया है, सीधी कह रही है आई लव यू टू, बताओ क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं, यानी कि पहले ऑफर होगा उसी के बाद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड, सक्सीड मतलब उसके आगे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड इफ रिन्यूड। तुमने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम किसी दुकान पे गए और तुमने कहा भैया ये सामान कितने का है, तो उसने बोला 400 रुपये का।
तुमने कहा नहीं भैया बहुत महंगा है। तो तुमने कहा भैया इसको 300 में दोगे तो बताओ। कह रहा नहीं 300 नहीं, 350 लास्ट कर दूंगा। तुमने कहा नहीं, और तुम अड़े रहे 350, 300, 350, 300, और तुम चले गए वहाँ से कि भैया तुम 350 में ही दे रहे हो, मैं नहीं लेता। तो तुमने क्या बोला, भैया मैं कहीं और से ले लूँगा, 300 रुपये में मिल जाएगा मुझे। तो तुम कहीं और घूमे, मार्केट में घूमे, हर जगह 400, 425, 475, 450 ऐसे प्राइसेस आ रहे। तुम सोच रहे बाद में अरे यार उसी से ले लेना चाहिए था, है ना। फिर तुम थोड़ी देर बाद उस दुकान पे वापस जाते हो, कहते हो भैया 300 में दोगे क्या? कहता नहीं। तो तुमने कहा चलो लाओ 350 में दे दो। वो कह रहा है नहीं अब नहीं दूंगा 350 में, अब कितने में दूंगा? 400 में ही। क्यों? क्योंकि उसको पता तुम पूरी मार्केट घूम के आ गए, तुम्हें 350 में 400 में भी कहीं नहीं मिला होगा, 350, 400 में। तो अब तुम क्या कहोगे? पहले तो तुम 350 बोल रहे थे, तो कहता हाँ तो तब बोल रहा था ना मैं, वो तब का ऑफर था, वो ऑफर तुमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया ना। तो अब वो ऑफर खत्म हो चुका है, बंद है, अब नहीं मिलेगा वो ऑफर। वो ऑफर कब मिल सकता है अब 350 में? जब वो दोबारा से उसको ओपन करे। अगर वो दोबारा 350 भेजने में तैयार है तभी, अदरवाइज अब वो कह देना 375 या 400, तो वो एक नया ऑफर है, पुराने ऑफर पे तुम अब नहीं ले सकते। वही लिखा है यहाँ पे, रिजेक्टेड ऑफर्स, जो ऑफर तुमने रिजेक्ट कर दिया वो एक्सेप्ट हो तो सकता है, पर कब? जब वो उसको दोबारा से ओपन कर दे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। लास्ट, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। जस्ट बिकॉज एक आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। किसी की चुप्पी को साइलेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ के भी आए भैया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, तो आप किसी की साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं प्रिज्यूम कर सकते, इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये जो चीज़ है ये भी ना थोड़ी पुराने ज़माने की हो गई है, क्योंकि ये ज़माना तब का था जब चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठियों से बात होती थी। तो आओ पुराने ज़माने में चलते हैं। ब्लैक एंड वाइट कर दूँ क्या ज़माने को? नहीं, लो, नहीं तो 60s का ज़माना तो ब्लैक एंड वाइट का ही था ना, ब्लैक एंड वाइट कर लेते। आओ, तो फॉर एग्जांपल हम 1960s में चले गए। अब ध्यान से देखना एग्जांपल, ये हो तुम और ये है तुम्हारा दोस्त। ठीक है, 1960s में तुम कहाँ रहते हो? तुम रहते हो नोएडा में। तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है? बॉम्बे। उस जमाने में बॉम्बे बोलते थे ना, अब तो मुंबई हो गया, बॉम्बे में। ठीक है, तो तुम्हारे पास, तुम फॉर एग्जांपल शूज़ में डील करते हो, जूते बेचते हो। ठीक है, तो तुम्हें इसको जूता बेचना है। तो उस ज़माने में फ़ोन वगैरह तो सबके घर पे था नहीं, तो चिट्ठी से ही बात होती थी, स्पीड पोस्ट या क्या रजिस्ट्री पोस्ट, जिस पे थूक से स्टैंप लगा देते थे। देखा है तुमने कभी स्टैंप वाली चिट्ठी? देखिए जिस पे स्टैंप लगती है 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की। तो फॉर एग्जांपल तुमने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में ऑफ़र किया अपने दोस्त को जूते, 2-4 पेयर, 5 पेयर, 10 पेयर, जो भी। तो तुमने जो चिट्ठी लिखी, वो थी फॉर एग्जांपल 20 मई को चिट्ठी तुमने लिखी। ठीक है, उस चिट्ठी को तुमने पोस्ट किया किस दिन? 21 मई को। ठीक है, तो ये चिट्ठी अब पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच चुकी है 21 मई को, और ये चिट्ठी यहाँ पहुंची, ये चिट्ठी इसके पास पहुंची फॉर एग्जांपल 25 मई को। ठीक है, तो तुमने चिट्ठी लिखी 20 को, पोस्ट करी 21 को, पहुंची इसके पास 25 को। तो बताओ तुम कब मानोगे कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? किस दिन पे हम माने कि तुम्हारे दोस्त को ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, मतलब उसको पता चला है? यानी कि 25 मई को। ठीक है, अच्छा,
अब तुम्हारे दोस्त को चिट्ठी तुम्हारा ऑफर पसंद आया, उसको तुम्हारा वो करना है, चिट्ठी का जवाब देना कि हाँ मुझे तुमसे जूते खरीदने। तो इसने चिट्ठी लिखी 26 मई को, इसने चिट्ठी पोस्ट कर दी 27 मई को, ठीक है, और ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंची 1 जून को, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे लिए वो ऑफर किस दिन एक्सेप्ट हो गया? तुम्हारे लिए 1 जून, तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट हो चुका है इस दिन पे। पता तो 1 दिन को चला है ना, बट ये आदमी क्या कहेगा, यार मैंने तो 26 को लिख के 27 को चिट्ठी डाल दी। तो भैया अब एक बात बताओ, क्या ये खुद चिट्ठी डालने आएगा तुम्हारे घर? नहीं ना, कौन लाएगा? पोस्टमैन लाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है। तो भैया अब वो क्या कहेगा, यार मैंने तो 27 को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो मेरा काम तो 27 को ख़त्म हो गया, तो मैंने तो काम 27 को कर दिया, अब पोस्ट ऑफिस वाले कितने दिन लगा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, मुझसे क्या पता, तो मैंने तो 27 को चिट्ठी डाल दी। तो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट हो गया किस दिन? 27 मई को ही। तुम्हारे दोस्त के लिए पता किस दिन एक्सेप्ट होगा? तुम्हारे दोस्त के लिए ये कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगी? 1 जून। तुम्हारा दोस्त कहेगा कि भैया 1 जून को कंप्लीट हुई है, तुम्हारे लिए कंप्लीट कहाँ हो गई? 27 मई पे ही, ठीक है। अब लेट अस सपोज तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जूता ऑफर किया था, तुमने दोस्त को जूता ऑफर किया था, तुम्हारे दोस्त को वो जूता का ऑफर पसंद आया। अब हुआ क्या, उसने 27 मई को चिट्ठी डाल दी। फिर ऐसे ही शाम में वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, कह रहा था यार मेरे को ना एक बहुत बढ़िया जूता मिला है, मेरे दोस्त ने भेज रहा है, नोएडा से आएगा बढ़िया वाला जूता, तो देखना पहन के कितना स्मार्ट ही लगूंगा मैं एकदम। हुआ क्या, इसकी बीवी से कहती है कि कौन सा जूता मंगवा लिया तुमने? उसने बताया ऐसा सा जूता है। वो कहती कितने में? इस तुम्हारे दोस्त ने बोला कि ये 500 रुपये में जूता लिया है। बीवी कहती ये जूता तो मैं तुम्हें यहाँ पास में चोर बाज़ार से 200 रुपये में दिलवा देती, ठीक है। तुम्हारा दोस्त कह रहे हैं 200 रुपये में मिल जाएगा ऐसा जूता? बीवी कह रही और नहीं तो क्या, ये चप्पल क्या देख रहे हो, वहीं से तो लाई हूँ मैं चोर बाज़ार से, ठीक है। तो पति कहता है अबे यार अब क्या करूं? पत्नी कहती है जल्दी से चिट्ठी भेजो, हमें नहीं चाहिए जूता। तो पति आया हड़बड़ी में, भागा कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस। उसने 27 मई की शाम को एक और चिट्ठी भेज दी, क्या? मुझे जूता का ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसे चिट्ठी किस दिन डाल दी? मान लो 28 मई को डाल दी फॉर एग्जांपल। अगले दिन सुबह सुबह चिट्ठी डाल दी, और इस बार क्या किया? स्पीड पोस्ट। ये क्या था? नॉर्मल पोस्ट था जिसमें आप थूक से स्टैम्प चिपका देते थे, वॉली स्टैम्प है ये वाला पोस्ट है। ये क्या किया? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जल्दी पहुंचती है। हुआ क्या, ये तुम्हारे पास पहुंचा किस दिन? 30 मई को, ठीक है। हाँ अब सुनो ना मेरी बात। तो तुम्हारे दोस्त ने चिट्ठी 28 मई को डाल दी, तुम्हारे पास पहुंच गई 30 मई को, और अगले दिन पहुंची एक्सेप्टेंस वाली। अब ये जो पोस्ट कर चुका ये तो वापस बुला नहीं सकता तुम्हारा दोस्त। तो बताओ तुम्हारे पास 30 मई को पहुंचा रिजेक्शन का, 1 जून पे पहुंचा एक्सेप्टेंस का। तो बताओ वो जो ऑफर था एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? अपने हिसाब से बताओ, तुम्हारे हिसाब से ऑफर एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? तुम्हारे लिए ये ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, बंद है, ख़त्म है। अभी मैंने बोला था कि भैया तुम वो 300 350 की बहस करके गए थे,
चले गए थे ना तुम, 350 में दे रहा था, तुमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया ना। तो एक बार वो रिजेक्ट हो गया तो क्या खत्म हो गया ना ऑफर। तो जब ऑफर खत्म तो एक्सेप्टेंस कैसे आ सकती है। और एक रूल अभी पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस बाद में आएगी, पहले ऑफर आएगा। तो अब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस आ गई, ऑफर कहाँ है, ऑफर तो खत्म हो चुका है ना। तो क्या हुआ, डिच कर दिया तुम्हें, मतलब रिजेक्ट हो गया तुम्हारा ऑफर। ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इफ ये भी 1 जून को पहुंची और ये भी 1 जून को पहुंची, एग्जाम में सवाल आया है, अब क्या करेंगे। 1 जून को रिजेक्शन का भी पहुंचा, 1 जून को एक्सेप्टेंस का भी पहुंचा। तो लॉ ये कहता है अगर ये दोनों सेम डे पे पहुंच जाते हैं तो रिजेक्शन का अगर पहुंच गया है तो ऑफर रिजेक्टेड माना जाएगा, सेम डे पे भी अगर पहुंच जाए तो। एग्जाम में सवाल आ रखा है ये, ठीक है। अच्छा तो एक्सेप्ट तो पहले पहुंचे फिर रिजेक्शन, एक्सेप्ट पहले पहुंच गया फिर रिजेक्शन, एक्सेप्ट का अगर पहले पहुंच गया तो फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता वो, ठीक है, क्योंकि वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, अब आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये बात कम्युनिकेट करनी है तो किस दिन पे माने, किसके लिए, तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब जिसने ऑफर किया है, यानी कि तुम्हारे लिए। कब होगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैंने बोला था ना तुम्हारे लिए, इसको अगर छोड़ दो अभी के लिए, इसको हटा दो, ये जो रिजेक्ट वाला है, तो तुम्हारे लिए ये इसने एक्सेप्ट किया था ना पहले, तो किस दिन मान जाएगी कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट हो गया है, 27 मई को ना। यानी कि इसने क्या किया, जब पोस्ट कर दिया है, यानी कि व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के कोर्स में जिस दिन डाल दिया गया है, तो ऑफरर के लिए उसी दिन एक्सेप्ट हो चुका है। बट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तुम्हारे दोस्त के लिए कब हुआ, तुम्हारे दोस्त के लिए कब माना जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ, 1 जून पे ना। तो वही लिखा है देखो, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer, that is when the letter of acceptance is received by the proposer, ठीक है। अच्छा एक और एक चीज यहां पे भी तो पॉसिबल है कि तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी भेज दी थी, ऑफर कर दिया था एक जूता, ठीक है। अब तुम्हें भी तो हो सकता है कि मैंने को जो ऑफर किया है मुझे वो ऑफर वापस लेना है ना। तुम्हारे को भी तो सकता है यार मैंने इसको सस्ते में ऑफर कर दिया, थोड़ा महंगा ऑफर करना चाहिए था, या ये जूता मुझसे कोई और खरीदने को तैयार है ज़्यादा अच्छे दाम पे, तो तुम क्या करोगे, तुम चाहोगे ना ये जो तुमने ऑफर किया ये ऑफर किसी तरह से रुक जाए। तो तुम क्या कर सकते हो, तुमने यहाँ ये भेजा था नॉर्मल पोस्ट से, तुमने 22 मई को स्पीड पोस्ट से भेज दिया, क्या, लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, चिट्ठी भेजी किस चीज़ की, ऑफर रिवोक करने की, वापस लेने की। तो 22 मई को चिट्ठी भेजी और ये पहुंच गई 24 मई पे, तो क्या मान लेंगे कि तुमने यहां पे अपना ऑफर वापस ले लिया है, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है, ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेट की जगह माना जाएगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड एंड नॉट व्हेन द ऑफरर पोस्ट्स इट, ठीक है। आगे कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, अगर आपको अपना वापस लेना है तो वो कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी पुट आउट ऑफ द पावर द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। नेक्स्ट रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अभी डिस्कस किया था मैंने कि ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस। तो देखो ये बोलता ना, ये कब रिवोक कर सकते हैं, इससे पहले, जिससे पहले कि एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचे उससे पहले एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं, और ये भी सेम चीज, जिससे पहले ऑफर पहुंचे उससे पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर पहुंच जाना चाहिए। तो वही लिखा है, आप अपना प्रपोजल रिवोक करना चाहते हो तो कब होगा, इट मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर communication of acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. This means that offer can be revoked at any time
बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। मतलब 27 मई से पहले पहले आप अपना ऑफर वापस ले सकते हो। तुमने ऑफर तो किया, बट जब उसने पोस्ट किया उससे पहले पहले अगर तुम्हारी रेवोकेशन की चिट्ठी पहुंच गई ऑफर की, तो ऑफर रिवोक मान लिया जाएगा। और एक्सेप्टेंस का, इट मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बताओ, मैंने बोला था ना तुमने स्पीड पोस्ट से भेजा था, और ये यहां कब पहुंचा था? 30 मई को। तो इसने क्या किया, पहले तो ये पोस्ट कर दी थी, बाद में ये वाली पोस्ट करी। तो हम क्या कहेंगे, ऑफर कब तक, ये जो इसने एक्सेप्टेंस है ये कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक ये ना पहुंच जाए, इससे पहले पहले। तो वही लिख रहा है वो, इट मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि देखो, ये एक्सेप्टर है ना, तुम्हारा दोस्त एक्सेप्टर है, इसके लिए हमने बोला था इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? 1 जून पे। और तुम्हारे लिए कब कंप्लीट होगी? 27 मई। तुम्हारे लिए तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट बन जाएगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है? 27 मई पे। दोस्त के लिए कब बन जाएगी? 1 जून, जब पहुंचेगी। तो वो क्या कह रहा है, इसके एक्सेप्टेंस जब मानेंगे, जो इसकी एक्सेप्टेंस डेट है उससे पहले पहले रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। तो यानी कि यही डेट है ना इसके लिए, तो इससे पहले पहले रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट, ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकता है या रिवोक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, पूछ लिया है एग्जाम में प्रॉपर। तो ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकता है, या तो आपने रिवोक कर लिया और उसका नोटिस दे दिया, या फिर वक्त के साथ आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए खोला था, 10 दिन के लिए ऑफर वैलिड था, 10 दिन बाद ऑफर खत्म, तो पैसेज ऑफ टाइम से खत्म हो गया, ऑफर लैप्स हो गया। या डेथ और इंसानिटी, जो ऑफर कर रहा है बंदा उसकी डेथ हो गई या वो पागल हो गया दिमाग से। बट ध्यान रखना, ये बात जिसको ऑफर कर रही है उसको पता होनी चाहिए कि भैया सामने वाला मर गया है या दिमागी तौर से पागल हो गया, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। या फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, आपने कुछ शर्तें रखी थी ऑफर में, अगर उसने वो शर्तें पूरी नहीं करी तो ऑफर लैप्स। काउंटर ऑफर, ये तो आपने पढ़ा ही था, मैंने तुम्हें ऑफर किया था 10,000 रुपये में फ़ोन, तुमने क्या कहा था 10,000 रुपये मिलेंगे बट साथ में ईयरफोन लेंगे। तो क्या हुआ, मेरा ऑफर खत्म हो गया, तुम्हारा ऑफर आ गया, तो ऑफर यहाँ से लैप्स हो गया। या फिर रिजेक्ट कर दो, अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो बस इतना ही था हमारा चैप्टर। ठीक है, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हो जाता है। बताओ, इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछो। नहीं? चलो, तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।